पॉडकास्ट। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम संधान के अंतर्गत शब्द शक्ति जो काव्य शास्त्र का और शास्त्रीय सौंदर्य का महत्वपूर्ण अंग है उसके विषय में चर्चा करेंगे। शब्द शक्ति का विवेचन या शब्द शक्ति के संदर्भ में जब हम कोई बात करते हैं तब किन किन बिंदुओं को, किन किन मुद्दों को हमें देखना चाहिए या उसकी तह तक पहुंचने के लिए हम किन मुद्दों की चर्चा करना चाहेंगे, ये आपके सामने रखा गया है। शब्द शक्ति का तात्पर्य क्या है, शब्द शक्ति क्यों आवश्यक है, शब्द की शक्ति के अर्थ क्या क्या है, शब्द शक्ति कौन से सौंदर्य को अभिप्रेत करती है और शब्द शक्ति किन किन संदर्भों में प्रयुक्त होती है, शब्द की वृत्तियाँ माने शब्दबोध, शब्द की क्रियाएं क्या है और शब्द शक्ति संबंधी प्रचलित मान्यताएं क्या क्या है, उसके विषय में हम बात करेंगे। शब्द शक्ति की बात जब हम करेंगे तब हम शब्द की ओर पहले देखेंगे। शक्तम पदम, जो तर्कयुक्त हो वही पद कहलाता है। अर्थात कोई भी शब्द अगर हम बोलते हैं तो वो एक शक्ति के साथ हमारे सामने आता है, एक अर्थबोध लेकर हमारे सामने आता है। अर्थबोध जो कराता है उसी को हम शब्द की शक्ति कहते हैं। अर्थबोध कराने वाले वर्ण समुदाय युक्त शब्द शक्ति का अनुभव, यही शब्द की सार्थक शक्ति है। उसी के अन्य बोध शब्द है। वृत्ति, वृत्ति क्या है? शब्द की बोध कराने वाली हमारे अंदर जो क्रिया मानस पटल पर होती है वह है उसकी वृत्ति, और तदजनित जो व्यापार जो हमें किसी अर्थ का बोध कराता है, संदर्भ का बोध कराता है, ये है व्यापार। अर्थात शब्द शक्ति वृत्ति एवं व्यापार का विवेचन ही कहलाता है। साहित्य में शब्दों शक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है और शब्द जो है वो हमेशा शक्ति के साथ आता है। किस प्रकार, तो हम देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। क्योंकि आमतौर पर हम छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो उसके अनुसार उन मुद्दों को यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। अर्थ है, जब शब्द का सीधा अर्थ उदाहरण के रूप में कहें पेड़ है, लता है, वृक्ष है, तो ये सीधा अर्थ केवल एक सादा शब्द का अर्थ जो हमें देता है वह है साधारण और व्यावहारिक अर्थ, जिसे हम अभिधा कहते हैं। सीधा सादा शब्द का अर्थ वह है अभिधा। जब सौंदर्य की बात करते हैं, शब्द के सौंदर्य, तो सौंदर्य साहित्य में अलंकार के रूप में, ध्वनि के रूप में, वक्रोक्ति के रूप में, साहित्य स्वरूप को गूंथने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण हैं। इसीलिए वो सीधा अर्थ न देकर एक विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करता है। उसे हम कहेंगे लक्षणा। जो अभिधा चुक कर एक अन्य अर्थ को हमारे सामने रखता है वह है लक्षणा। और संदर्भ की बात जब हम करते हैं तो शब्दों के संदर्भ साहित्यिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं। आदि संदर्भ में शब्द के माध्यम से उसकी विविध शक्ति जो है उसके अर्थ ग्रहण हम करते हैं। अर्थ की बात जब हम लेते हैं तो अभी अभी मैंने कहा उदाहरण देकर कि कोई भी शब्द कमल, कमल से एक संज्ञा विशेष का भी उद्बोधन होता है, साथ साथ कमल से
एक पुष्प का बोध भी होता है। तो अर्थ की बात जब हम कहें, सीधा, प्रत्यक्ष, व्यावहारिक एवं शास्त्र संबंधी, शब्द के इस प्रकार 4 रूप में हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन काव्य शास्त्र, तो काव्य माने साहित्य संबंधी तमाम जो लक्षण, उसे हम कहेंगे काव्य शास्त्र। तो वो शास्त्रीय अर्थ भी उसमें निहित है, साथ में उसका व्यावहारिक अर्थ भी निहित है, जिसे हम सीधा साधा अभिधार्थ कहते हैं। व्यवहार जगत की आवश्यकताओं तथा क्रियाकलाप का द्योतन करने वाले भी अर्थ शब्द में निहित है। शास्त्रों का अर्थघटन अर्थात न्याय है, अर्थ है, वैदिक वेद के आधार पर, वेद की जब बात करें या न्याय की जब बात करें, तब हम उन शब्दों के एक विशिष्ट अर्थ की ओर जाते हैं। साहित्य के विभिन्न रूप, ये शास्त्र संबंधी बात की जब हम बात करते हैं तो साहित्य के विभिन्न रूप है, कविता है, नाटक है। उसके अंतर्गत जब हम सीधे सीधे कोई विधान करते हैं तो वह अभिधात्मक रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन जब वो शब्द चुक जाता है, अपना अर्थ दे देता है और एक विशिष्ट अर्थ जब हम उससे अभिप्रेत करते हैं, तब वह लक्षणा और व्यंजना का रूप धारण करता है। सौंदर्य की बात करते हैं, अर्थ की बात हमने देखी। सौंदर्य कहाँ कहाँ है? साहित्य में जब शब्द या पद समूह वाक्य बनकर आता है तो प्रत्येक पद का अपना एक सौंदर्य होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, सौंदर्य कहाँ है? इस उदाहरण के अंतर्गत अलंकार है, ध्वनि की आवृत्ति है और इसी के अनुसार च वर्ण की अनेक बार की आवृत्ति के कारण उसका सौंदर्य जो है अलंकार के रूप में हम अभिप्रेत कर सकते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवहारों में अलंकार, ध्वनि तथा वक्रोक्ति का प्रयोग वाणी में सौंदर्य और अभिवृद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। जो शब्द, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, च वर्ण की अनेक आवृत्ति, तो वो प्राकृतिक सौंदर्य को हमारे सामने स्पष्ट करती है। ठीक उसी प्रकार प्रभावकता अर्थात पाठक के दिलो दिमाग पर उस शब्द को पढ़ते ही एक भावात्मक प्रफुल्लितता शब्द के माध्यम से आती है। उसका अर्थ, उसका सौंदर्य शब्द के माध्यम से पाठक ग्रहण कर पाता है। विशेष रूप से काव्य और नाटक में सौंदर्य शब्द की शक्ति का सौंदर्य अभिप्रेत होता है। लक्षणा प्रायः रूढ़ तथा विशेषतः प्रयोजनवती के रूप में प्रयुक्त होती है। संदर्भ की बात करें, हमने शब्द की शक्ति के संदर्भ में अर्थ को देखा, सौंदर्य को देखा, शब्द किन किन शक्तियों के माध्यम से अपना एक अनोखा सौंदर्य बिखेरता। ठीक उसी प्रकार संदर्भ की बात करें तो प्रबंध रचनाएं सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अर्थ की शक्ति प्रकट करती है। अब प्रबंध की बात जब हम करते हैं तो उसमें खंडकाव्य भी हो सकता है और महाकाव्य भी ले सकते हैं और चंपू काव्य भी ले सकते हैं। तो काव्य के अंतर्गत अपने भाव, अपनी कथा को गुम्फित करने के लिए जब सांस्कृतिक संदर्भ की बात करें, उदाहरण ले तो कर्ण के चरित्र के माध्यम से दिनकर ने रश्मि रथी की बात की है। वहां लक्षणा भी है, व्यंजना भी है और संदर्भ है पौराणिक, जिसे हम मिथक कहते हैं, जिसके द्वारा ये सांस्कृतिक संदर्भ समाज में, समाज के उत्थान के लिए चरित्र को उभारता है। यह व्यंजना के माध्यम से अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो कैकेयी द्वारा राम को वनवास मिला। ये ऐसा
पुराण का प्रसंग है जो सर्वविदित है। छोटे से छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है, समझता है। तो यही संदर्भ के माध्यम से भी हम शब्द की शक्ति जो है उसके अर्थ ग्रहण में हमें एक आधार मिलता है। दूसरा उदाहरण ले तो द्रौपदी अनेक पतियों के साथ, अनेक पति अर्थात 5 पांडव जो द्रौपदी के पति रहे, उनके साथ होने पर और जब चीरहरण का प्रसंग जो है वो भी हम सर्व जानते हैं, उसी के माध्यम से केश न बांधने की प्रतिज्ञा, ये भी एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। लेकिन जब भी हम अपने विचार, अपने भाव, अपनी बात कहीं रखना चाहते हैं, तब हमें ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ शब्द की शक्ति के माध्यम से अर्थ ग्रहण करने में बहुत ही सहायक होते हैं। आगे, शब्द की वृत्तियां, वृत्ति अर्थात क्रियाएं। जब हम कहते हैं कि भाषा विज्ञान, अब भाषा विज्ञान 2 शब्द से बना हुआ एक शब्द है, लेकिन भाषा विज्ञान जब शब्द हमारे कर्ण पटल पर टकराता है, तुरंत हमारा दिमाग जो है वो अपनी क्रियाएं शुरू कर देता है। अर्थात शब्द के ज्ञान की, शब्द के बोध की, जो ये शब्द क्या अर्थ देता है। कोई भी भाषा है, चाहे हिंदी है, गुजराती है, अंग्रेजी है, उर्दू है, मलयालम है, लेकिन उस भाषा के शब्द के अर्थ को समझने की जो क्रिया है वह शब्द की वृत्तियां है। और ये शब्द की वृत्तियां 3 प्रकार की होती है। आगे हम उसको विस्तार से देखेंगे। मूलतः वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये 3 शब्द हैं। उसके किस प्रकार अनुसंधान होते हैं और कौन सी शब्द शक्ति वाच्य से बनती है, लक्ष्य से बनती है या व्यंग्य से बनती है, वो हम आगे विस्तार से देखेंगे। शब्द शक्ति संबंधी प्रचलित मान्यताएं जो है वो शास्त्रीय रूप से देखें तो जो नैयायिक हो गए, वो लोग शब्द शक्ति की क्या मान्यता रखते हैं, ये मैंने यहाँ आपके सामने रखा है। मात्र ये लोग, नैयायिक लोग जो थे, वो अपने शास्त्रोक्त अनुसार केवल अभिधा शब्द शक्ति, सीधा सादा शब्दार्थ, जो शब्द हम बोलते हैं उसका जो सीधा अर्थ हमारे सामने उभरता है, वही अर्थ को मानते थे। मीमांसक लोग अर्थात काव्य शास्त्रीय लक्षणों को निर्धारित करने वाले और साहित्य की रचनाएं जो है, उन रचनाओं के तह तक जाने वाले मीमांसक, जो मीमांसा करते हैं, ये मीमांसक लोग जो हैं वो अभिधा तो वाक्य की तात्पर्य वृत्ति है इतना ही कहते थे, और साहित्य शास्त्री सही अर्थ में रचना को परख कर, कसौटी करके उसके लक्षणों का निर्धारण करने वाले हैं, वह जो है वो व्यंजना को प्रधानता देते हैं। सीता तात हरण की बात आप पिता को स्वर्ग में मत बताना, राम जटायु से कहते हैं, क्योंकि वो अगर ये बात सुनेंगे तो वहां पर दुखी हो जाएंगे। पर ये व्यंजना है, मैं जब रावण के कुल समेत उसे स्वर्ग में पहुंचाऊंगा तो ये बात उसकी जानकारी में अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पर व्यंजना की बात जो है वो उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि साहित्य में शब्द की शक्ति किस प्रकार व्यंजना तक ले जाती है। अब शब्द बोध की बात है, अर्थात शब्द को हमें जानना है, उसके शब्द के अर्थ की ज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है। बोध 3 प्रकार के, और बोध के आधार पर शब्द की शक्तियां निर्मित की गई है। अभिधा बोध है जो शब्द का सीधा सादा अर्थ हमें बताता है।
लक्षणा बोध जब अभिधा चुक जाती है, चुक का अर्थ है अपना अर्थ दे देती, उसके बाद एक विशिष्ट अर्थ जब सामने आता है तब वह लक्षणा बोध बनता है। और ये दोनों अपनी अर्थ की प्रवृत्ति पूर्ण करने के बाद एक गूढ़ व्यंजन अर्थ जब देते हैं वे व्यंजना बोध है। तो इस प्रकार हम इन मुद्दों को विस्तार से देखेंगे। बोध होने का अर्थ है, एक उदाहरण है अभिधा। अभिधा का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूं, जो यहां पर भी आपके सामने रखा गया है। दिवस का अवसान समीप था। सीधा साधा अर्थ है दिवस अंत की ओर जा रहा है। दिवस का अंत माने हम सीधा साधा जब अभिधार्थ ग्रहण करते हैं तो दिवस अंत की ओर अग्रसर हो रहा है, दिवस पूर्ण हो रहा है। परंतु दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या। अभिधा ने अपना अर्थ दे दिया, दिवस समाप्त हो गया, गोधूली संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी है। और हम देखते हैं अभिधा के बाद जब लक्षणा की बात करते हैं तो ये संध्या सुंदरी जो है वो अपना अनोखा, आकर्षक, मोहक और प्रभावक रूप लेकर आसमान से उतरकर आ रही है। तो ये उसका व्यंजनात्मक स्वरूप भी इस उदाहरण के माध्यम से अभिधा के चुक जाने के बाद का, लक्षणा के चुक जाने के बाद का संध्या का वह मोहक रूप, अर्थात संध्या भी अब अवसान की ओर है। रात्रि निशा अपना पूरा प्राकृतिक परिवेश लेकर नीचे उतर रही है। संध्या सुंदरी लक्षणा है। पूरी कविता में व्यंजित होता सौंदर्य प्रेम तथा प्रकृति का चित्रण व्यंजना के रूप में देखा जा सकता है। शब्द बोध के प्रकार 3 हैं, जैसे हमने देखा अभिधा बोध, लक्षणा बोध और व्यंजना बोध। अब इन 3 बोध के आधार पर शक्तियां बनती है। अभिधा बोध तो अभिधा व्यापार होता है। कहाँ होता है व्यापार? एक शब्द है लता, वाचक शब्द है। अब वाचक और वाच्य माने पाठक, जो उसे वाचित करता है और उससे जो अर्थ निपजता है वह है वाचक और वाच्य संबंध, और उससे अभिधा बोध होता है। लक्षणा बोध के अंतर्गत लक्षक और लक्ष्यार्थ शब्द का संबंध जब बनता है तब लक्षणा बोध पाठक शब्द के माध्यम से ग्रहण कर सकता है। व्यंजना बोध व्यंजना व्यापार। आगे हमने देखा उदाहरणों के माध्यम से कि अभिधा माने सीधा साधा अर्थ देने वाली शक्ति, लक्षणा उससे कुछ विशिष्ट अर्थ देने वाली शक्ति। लेकिन ये दोनों अर्थ के बाद व्यंजक और व्यंग्य, व्यंजक संबंध, व्यंजक और व्यंग्य संबंध, तब व्यंग्य अर्थ निपजता है और इस प्रकार व्यंजना का बोध होता है। अब अभिधा लक्षणा व्यंजना का परस्पर भी एक संबंध है, जिसके बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रखे गए हैं। देखिए, व्यंजना अभिधा एवं लक्षणा दोनों पर आधारित होती है, क्योंकि व्यंजना तक पहुंचने के लिए किसी भी पाठक को अभिधा और लक्षणा से गुजरना पड़ता है। दोनों शक्तियां जब अपना अर्थ शब्द का दे चुकी होती है तब व्यंजना अपने व्यंजक व्यापार में प्रवृत्त होती है, और अभिधा को तो किसी भी आश्रय की आवश्यकता नहीं। लक्षक शब्द वाच्यार्थ के साथ नहीं आते, उसके अर्थ दे देने के पश्चात ही व्यंजना अपना काम करती है, और व्यंजक शब्द वाचक एवं लक्षक दोनों में से किसी के भी साथ आता है, अकेला कभी नहीं आता, क्योंकि वह अकेला संभव ही नहीं है। कुल मिलाकर एक टेबल
जिसे हम चार्ट कहते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति जब वृत्ति है, वो शक्ति है, तो वो कैसे बनती है, तो उसका पूरा चार्ट यहाँ आपके सामने रखा है। केवल ये जानकारी के रूप में वाचक, वाच्यार्थ, वाच्य वाचक व्यंजना व्यापार और उससे बनती है अभिधा मूला व्यंजना। और लक्षणा, लक्षक लक्ष्यार्थ और उससे बनने वाले व्यापार जिससे बनती है लक्षणा मूला व्यंजना। और व्यंजक व्यंग्यार्थ और व्यंजक व्यंग्य व्यापार के कारण व्यंजना शक्ति बनती है। तो इस प्रकार अभिधा का विवेचन अगर हम देखें तो हमें इन मुद्दों को ध्यान में रखना है। शब्द बोध की दिशाएं क्या है, परंपरागत उदाहरण के माध्यम से मुख्यार्थ एवं अभिधा, अंतर की सूक्ष्मता और अभिधा के प्रकार। अभिधा वाच्य वाचक संबंध में किस प्रकार काम करती है, तो मुख्य अर्थ एवं अभिधा व्यापार संज्ञा वर्ग है। संज्ञा वर्ग माने एक शब्द जो हमें सामान्य अर्थ देता है, सीधा साधा। अमुक अर्थ का वाचक अमुक शब्द है, यह कैसे जान सकते हैं हम, तो उसके लिए एक उदाहरण मैंने आपको पहले दिया जो यहाँ पर आपके सामने। दिवस का अवसान समीप है में अवसान का अर्थ डूबना होता है, सूर्य का डूबना। सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है और तत्पश्चात वो अपनी क्रिया के माध्यम से दिवस से रात होती है, ये अर्थ बनता है। ये संकेत निर्मित कैसे होते हैं, तो उसका हम निर्माण करते हैं। अभिधा और वाच्यवाचक में संबंध की बात जब करते हैं, संकेतों का निश्चितीकरण कैसे किया जाए। जब हम कोई शब्द लेते हैं तो तादात्म्य के आधार पर ये होता है। उदाहरण के माध्यम से देखें, एक थाल मोतियों भरा, मोती उससे एक न गिरा। सीधा साधा अर्थ अगर हम लें कि पूरी थाली में हम मोती बिछा दे और उसको थाली को उल्टा कर दे अभिधा के संबंध में, तो वह गिर जाएगा, सीधा साधा अर्थ है। लेकिन लक्षक अर्थ की बात करते हैं, अभिधा और वाच्यवाचक अर्थ की बात, तो वहां पर वो प्रतीकात्मकता भी हम देख सकते हैं कि आकाश है, थाली उल्टी है, तारे उसमें लगे हुए हैं, फिर भी एक तारा उसमें से गिरता नहीं, तो वहां पर वाच्यवाचक संबंध है। और पदार्थ को अगर हम उद्दिष्ट कर दें, शब्द जैसे गाय देखकर हम कहें कि गाय खड़ी है, अर्थात वही शब्द कि गाय खड़ी होने की क्रिया और क्रियापद है। तो इस प्रकार ये सामान्य बात है। अभिधात्मक रूप में शब्द बोध की दिशाएं अगर हम देखें तो उदाहरण के माध्यम से वीणा वादिनी वर्दे, मुख्य अर्थ है उसका वीणा बजाने वाली और लक्ष्य अर्थ है सरस्वती। निराला का उदाहरण है नवगति नवलय ताल छंद, तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ जो है मुख्य अर्थ है संगीत का बोध, परंतु व्यंग्यार्थ की बात जब हम करते हैं तो वहाँ गति लय ताल छंद किसके संदर्भ में, संगीत के संदर्भ में नहीं है, परंतु एक नवरचना, देश की नवरचना, स्थान की नवरचना, उसके संदर्भ में ये सारे उपकरण का प्रयोग, ये उसका लक्ष्यार्थ है और व्यंग्यार्थ है। परंपरागत उदाहरण के माध्यम से भी अगर हम इसे देखें तो अभिधा के अर्थ में गंगायाम घोषः, गंगा के प्रवाह में घोष माने नेस, जो नेस अहिरों का, कुम्हार का और कुनबे होते हैं उसके, उसका अर्थ है। जब लक्षणा की बात करते हैं तो गंगा के तट पर नेस, नेस माने घर, घर जो स्थायी नहीं अस्थाई है। लेकिन क्या हम ये सोच सकते हैं कि गंगा के तट पर जब गंगा का प्रवाह चौड़ा होता है तो वहां पर घर संभव है? एक प्रश्नार्थ है, लक्ष्यार्थ जरूर है वहां पर। और व्यंजना की बात करते हैं तो गंगा में, गंगा तट पर नेस में गंगा में होने वाले विभिन्न बोध,
अर्थात लक्षणा की नींव पर। अब गंगा की व्यंजना क्या क्या है, तो पवित्रता है, ठंडक है, शीतलता है, रम्यता है और स्थान विशेष अर्थात जल एवं मिट्टी एवं घास की उपस्थिति। इस प्रकार मुख्यार्थ एवं अभिधा की बात हमने देखी। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त भी आज मेरे साथ है। शब्द शक्ति ऐसा विस्तृत एक अंग है काव्य शास्त्र का, साहित्य का, जिसकी तह तक जाते जाते शायद 1-1.25 घंटा भी हमारे लिए कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने अभिधा की बात कर दी है, अभिधा का विस्तार भी दे दिया है, परंतु मेरे मित्र जो है वो इसी अंग के साथ जुड़े हुए कुछ साधनों की बात करेंगे और वो भी शास्त्रीय ढंग से करेंगे। तो मैं रेणुका बहन, आप भी शब्द शक्ति जो है उसके कुछ अछूते अंग जो रह गए हैं उसकी आप यहाँ पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आइए नैना बहन, नमस्कार मित्रों। नैना बहन ने शब्द शक्ति की बात की। काव्य शास्त्र का एक बहुत सुंदर वाक्य है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, जहाँ शब्द भी है और अर्थ भी है। अर्थ रहित शब्द की कोई महिमा नहीं है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की पहली शर्त है कि शब्द हो लेकिन अर्थयुक्त हो। और वो अर्थयुक्त कब बनेगा और उसकी अर्थवत्ता किससे बनती है, जैसा कि मेरी सखी ने ये बात की, मेरे मित्र ने ये बात की कि शब्द शक्ति है जिसमें अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। वह जब काव्य शास्त्र में छंद और अलंकार के रूप में आती है तो विभिन्न अपनी अर्थ छटाओं के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है। यहाँ आज मैं आपके समक्ष छंद और अलंकार की चर्चा करना चाहती हूँ। छंद, जहाँ तक बात यह है कि प्राचीन काल में काव्य की रचना पद्य में ही होती थी, इसलिए लोग ये समझते हैं कि पद्य अर्थात काव्य। वास्तव में एक ऐसा वाक्य भी काव्य युक्त हो सकता है, काव्यमय हो सकता है जो अलंकार युक्त हो। अलंकार युक्त वाक्य पद्य होता है। कभी कभी कुछ लोगों की भाषा शैली इतनी खूबसूरत होती है कि हम उसमें डूब जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये पद्य था, ये गद्य था। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि पद्य हम किसे कहते हैं। तो मित्रों, हम व्याख्या देखते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए कि पद्य की परिभाषा क्या है। पद्य की परिभाषा काव्य शास्त्र में कुछ इस तरह से दी गई है, ध्यान रखिएगा। जब मात्रा, वर्ण, संख्या, विराम, गति या लय तथा तुक आदि के युक्त से रचना होती है तब उसे पद्य कहते हैं। पद्य एवं छंद वास्तव में क्या है? जिस शास्त्र में पद्य रचना के नियमों, पद्यों के नाम, लक्षण भेद आदि पर विचार किया जाता है उसे छंद शास्त्र कहते हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि छंद शास्त्र की पहली रचना किसने की? हम छंद को पिंगल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके पीछे का आशय है कि सबसे पहले पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र की रचना की। इसलिए याद रखना कि छंद शास्त्र के आद्याचार्य कौन है, तो आपको जरूर ये मालूम होना चाहिए कि पिंगलाचार्य यानी कि आचार्य पिंगल, पिंगलाचार्य अथवा आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रवर्तक थे, प्रणेता थे, जिन्होंने हमें प्रथम ग्रंथ दिया। विद्यार्थी मित्रों, आप सोचते होंगे कि काव्य में छंद की क्या जरूरत है, जबकि आधुनिक समय में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है कि मुक्त छंद, छंद रहित काव्य की रचना की जाए। छंद की बहुत जरूरत है। वो इसलिए कि छंद से रची गई रचना चिरकालीन होती है।
आपने बचपन में जो कविताएं पढ़ी होंगी, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आप देखिए कि उसके अंदर एक लय है, आप उसके अंदर धीरे 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 वीर रस तो है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। क्या है वो, क्यों आपको याद हो गई? और क्यों आधुनिक कविताओं की पंक्तियों को याद करने में हमें कठिनाई होती है और हम उसका सारांश कहते हैं? निश्चित ही छंद के साथ वो कविताएं लिखी गई थी, छंद के नियमों के साथ लिखी गई थी, इसके कारण वे चिरंजीव हुई। प्राचीन कविताएं, प्राचीन श्लोक, कनक कनक ते सोगुनी, बिहारी आज भी लोगों के मुख पर है, रहीम आज भी लोगों के मुख पर है। क्या बात है, क्योंकि वो छंदों में है, दोहा है, विविध छंदों में रची गई रचनाएं हैं, इसलिए उनका चिरकालीन अस्तित्व आज भी है। और मित्रों, हमें ये जान लेना चाहिए कि छंद किसे कहते हैं। तो छंद की उपयोगिता आपने देख ली, छंद किसे कहते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि छंद के अंदर जो आवश्यक तत्व है, वो सबसे पहला तत्व है मात्रा, दूसरा तत्व है वर्ण, तीसरा तत्व है क्रम, चौथा तत्व है यति, पांचवा गति और छठा है पद, पाद या चरण। याद रखिए, पद, पाद या चरण, ये प्रत्येक छंद में लगभग पद 4 होते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुछ 4 चरणों को 2 पंक्तियों में भी लिखा जाता है, जैसे कि दोहा चौपाई है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। ये जो छंद हैं 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, लेकिन उनके चरण 4 हैं, उसमें यति लगती है, इसलिए 2 पंक्तियों में लिखने के बावजूद वो आपको 4 चरणों में गिनना होगा। हम उसको छंद शास्त्र के उन पारिभाषिक शब्दों को हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। वास्तव में मात्रा किसे कहते हैं हम देखते हैं। तो मात्रा, छंद के जो प्रकार हैं उसमें मात्रा इस तरह से आएंगी कि जब हम बोलने में जो समय लगता है, काल लगता है, उसको हम पहले समझ लें, फिर हम तुरंत अपने विषय पर आ जाते हैं कि छंद कितने प्रकार के हैं। मात्रा, वास्तव में मात्रा क्या है? तो जिसको हम कहते हैं बोलने का समय, जैसे मैं कहती हूँ क और मैं कहती हूँ क बोलती हूँ तब 1 मात्रा का समय लगा, जब मैं कहती हूँ का तो 2 मात्रा का, और जब मैं कहती हूँ क तो उसमें बहुत अल्प समय लगा। लेकिन उससे भी ज्यादा संस्कृत में एक और स्वर है, ओ, इसको कहते हैं प्लुत, जिसमें 3 गुनी शक्ति लगती है। इसका मतलब है 1 गुनी शक्ति में ह्रस्व, 2 गुनी शक्ति में दीर्घ और 3 गुनी शक्ति में प्लुत। मित्रों, हिंदी में प्लुत स्वर चले गए हैं, अब प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं होता, मात्र ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का ही होता है, जिन्हें छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु और गुरु को दीर्घ को गुरु कहते हैं। अब हम स्क्रीन पर देखते हैं छंद के प्रकार। छंद के 2 प्रकार हैं, वर्णिक और मात्रिक। मित्रों, हमने आगे भी कुछ कहा और वो आपको याद होगा कि आधुनिक समय में कुछ ऐसे रचनाकार हैं, ऐसे नहीं, आधुनिक समय में बहुत बड़ी क्रांति आई है। पंत जी और उसके बाद निराला ने मुक्त छंदों में काव्य की रचना की, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। वो 2 टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। आप ये देखिए, उनकी सबसे पहली जो रचना थी मुक्त छंद में, तब बहुत बड़ी क्रांति हो गई कि छंद रहित। तो 2 प्रकार की रचना होती है, एक स्वच्छंद और एक मुक्त छंद। स्वच्छंद में एक निश्चित संख्या नहीं होती कि कितनी पंक्तियां होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पहली पंक्ति में 1 वर्ण आता है, 1 अक्षर आता है, 1 शब्द आता है, और बाद में 2-3 आते हैं, फिर 2, फिर 1, और आजकल तो आप देखते हैं बीच में बहुत एक स्पेस छूटता है, आप जिससे वो मालूम पड़ता है कि इस काव्य में बीच में बहुत बड़ा एक विचार कहीं से परिवर्तित होता है। वो जो स्पेस है, वो जो जगह छूटती है, उसका भी एक निश्चित अर्थ होता है। उसको हम ये नहीं सोच सकते कि कोई डिजाइन बनाई है,
वास्तव में वो स्पेस जहाँ छूटता है वो उसका एक निश्चित अर्थ होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रभाव आया अंग्रेजी और बंगला के प्रभाव स्वरूप हमारे यहाँ आया है। देखिए मित्रों, लघु किसे कहते हैं? हम छंद शास्त्र की भाषा में बात करेंगे तो लघु जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। जब हम अभी एक छंद आपको पढ़ाएंगे तब आप उसमें मात्रा बताएंगे। आई जैसा जो है एक मात्रा, उसको हम लघु कहते हैं। और अंग्रेजी के एस जैसा होता है उसे हम गुरु का लक्षण, गुरु का निशान, संकेत चिन्ह कहते हैं। आप अपने स्क्रीन पे जब हम बताऊंगी, छंदों में 3-3 अक्षरों के गण माने जाते हैं। 3-3 अक्षर गिनकर गण, गणों को हमारे छंद शास्त्रियों ने गण बनाए हैं। उन गणों के देवता भी हैं। आप जब छंद शास्त्र पढ़ेंगे हर गण के देवता हैं और इसलिए उन देवताओं की कुछ शुभ गण माने जाते हैं और कुछ गण अशुभ माने जाते हैं। इसलिए छंद शास्त्र में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब आप काव्य की रचना करते हैं तो अमुक गणों का प्रयोग आप नहीं करेंगे और अमुक गणों का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। जब हम आपको बताएंगे छंद के कुछ नियम, हमारे पास समय अल्प है तो उसमें बताएंगे कि अमुक जगह जगण नहीं आना चाहिए। तो पहले आप यमाता राज भान सलगा ये सूत्र समझ लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि आपको सारे गण आ गए। आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यमाता राज भान सलगा। मित्रों ध्यान रखिए, हमारे आगे के स तक ये 8 गण है, यानी य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण, स गण। और उसके बाद आता है लघु और गुरु, जो हमें छंद की मात्राओं में लगाना है। अब हम इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, आपको एकदम सरलता से मालूम हो जाएगा कि य गण की निशानी क्या होगी। मित्रों, आप स्क्रीन पर देखिए, य माता। अब यमाता की निशानी पर य पर एक मात्रा, मा पर जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी का एस लिखते हैं, अभी आपको मैं बताऊंगी, आपके सामने आएगा, ऐसा आप एस बनाएंगे यानी गुरु होगा, लघु गुरु, यानी कि य गण का लक्षण होगा लघु गुरु गुरु। इसी तरह से म गण का लक्षण होगा गुरु गुरु गुरु, यानी कि मा ता रा। आप 3-3 अक्षर जोड़ते जाइए, य गण में य मा ता, इसी तरह से म गण में मा ता रा, त गण में ता रा ज, यानी कि गुरु गुरु लघु, इसी तरह से रा ज भ, यानी कि गुरु लघु गुरु, इसी तरह से ज भा न, लघु गुरु लघु, भगण में गुरु लघु लघु, नगण में लघु, भगण में गुरु लघु लघु और नगण में गुरु लघु लघु और लघु। मित्रों, ये आपके पूरा एक मास्टर की है, जिसको आप यदि अपने पेपर पर आप लिख लेते हैं तो किसी भी छंद को गिनने में आपको कौन सा गण लगाया है, आपने लघु लघु लगाया, जगण लगाया, मगण लगाया, भगण लगाया, जगण लगाया, तो वो आपको अंदाज लग जाएगा कि इसी के अंदर सब सारे लक्षण आपके स्पष्ट हो जाते हैं। अब आप संकेत, मैंने जैसा कि आपको बताया कि कैसे, तो पहले हमारे सामने मंदाक्रांता छंद आता है, उसमें सारे संकेत देख लीजिए। जो में कोई में जो के ऊपर संकेत लिखा है वो गुरु का संकेत है और विहग पर है वो लघु का, यानी कि रस्व है, एक मात्रा। ध्यान रखिए कि आप कहाँ लघु लगाएंगे और कहाँ गुरु लगाएंगे, वो भी समझ लीजिए। जहाँ संयुक्त अक्षर हैं तो उसके पहले का अक्षर गुरु हो जाता है, जैसा कि व्योम। व्योम में व, व्योम ए संयुक्त अक्षर है, व हलंत है, उसमें स्वर नहीं लगा है, इसलिए वहाँ गुरु लगेगा। ऐसे भी वो गुरु होता, लेकिन वह गिना नहीं जाएगा। पर यदि वो व्यय होता तो व्यय में वो आगे का रस्व मतलब हलंत होने के कारण उसके अंदर वो गुरु हो जाता या। इसी तरह से अनुस्वार युक्त व्यंजन
जिस पर अनुस्वार लगा हो, याद रखिए अनुनासिक नहीं कह रही, अनुस्वार लगा हो, वो व्यंजन भी गुरु होते हैं। और विसर्ग युक्त ह्रस्व वर्ण भी गुरु गिने जाते हैं, जैसे कि दुख, दुख में दू ह्रस्व है लेकिन आगे विसर्ग लगा है, इसलिए दुख तो हम वजन, दुख को वजन देकर बोलते हैं, उसमें समय 2 गुना लगता है, इसलिए वह गुरु माना जाएगा। तो अब हम सीधे अपने, बहुत कम समय है तो हमारे छंदों में आते हैं। सबसे पहले हमारे पास सामने आता है मंदाक्रांता छंद, जो एक वर्णिक छंद है। मित्रों, छंदों को याद रखने का एक बहुत सुंदर तरीका, सूत्र है। हम ये सूत्र हमारे छंद शास्त्रियों ने दिया है। आप इसको गा कर कह सकते हैं, मभनत तगागा मंदा क्रांता 4 7 10। अब इसका क्या मतलब हुआ? मगण भगण नगण तगण, तगण गुरु गुरु, चौथे 7वें 10वें पर विराम चिन्ह लगता है। उसका उदाहरण आप अपने स्क्रीन पर देखिए। उदाहरण है जो में कोई, वहां जाकर आप देखते हैं अल्प विराम लगा हुआ है। जो पर मगण भगण नगण तगण, वो अब आप गिनते जाइए, उसी क्रम में उस पर हमने मात्रा लगा दी है ताकि आप आगे के छंदों को समझ सकेंगे। ये जो एस जैसा बना है वो गुरु कहलाता है और आई जैसा बना है वो लघु कहलाता है। जहाँ पर हमारे याद रखें इस बात को कि छंद शास्त्र में स्वरों के ही, जिसमें स्वर लगा है ऐसे ही वर्ण गिने जाते हैं। ये निशान केवल स्वरों पर ही लगते हैं और इसलिए जब वर्णिक में हम गिनते हैं तो केवल हम व्यंजनों को गिनते हैं, ऐसे व्यंजनों को नहीं गिनते जो स्वरयुक्त न हो, स्वरयुक्त व्यंजन को ही गिनते हैं। ये वर्णिक छंद है। इसमें जो में कोई आप देख सकते हैं, जो एक शब्द है, में 2, को 3 और ई 4, वहां जाकर चौथे अक्षर पर अल्प विराम लगा है। उसके बाद गिनिए 5 6 7 8 9 10, तो 10वें पर 7वें पर यति लगी है, 4 3 7, और उसके बाद 10वें पर जाकर यति लगती है। अब हम आगे का छंद देखते हैं। अगला छंद है शार्दुल विक्रीडित। शार्दुल विक्रीडित का सूत्र है, अब आपको सूत्र से ही बात बहुत जल्दी से समझा दूं। मस जस ततगा, मस जस ततगा। उदाहरण है सींचे ही बस मालिने कलश ले। वर्णिक है इसलिए हमें इसमें वर्णों को गिनना है। आप वर्ण गिनेंगे तो वहाँ आपने देखिए स्क्रीन पर आगे की ऊपर की लिटी में 12 अक्षर दिए हैं। कोई न ले कर्तरी, 12 के बाद गिनने की शुरुआत करेंगे। 13 14 15 16 17 18 19, 19वें अक्षर पर जाकर ये शार्दुल विक्रीडित पूरा होता है। ये इसका सूत्र ये 12वें और 19वें पर यति लगती है। अगला हम देखेंगे शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद 17 अक्षर का छंद है। यमन सब लगा शिखरणी, याद रखिएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। यमन सब लगा शिखरणी, 17 अक्षर, 6 और 17वें वर्ण पर यति लगती है। यहाँ आप पहले पंक्ति में देखिए, हमने उसको टुकड़े करके ही लिखा है। मिली में स्वामी से, 6 पर यति, पर कह सकी क्या संभल के, 6 के बाद गिनना शुरू करेंगे तो वर्ण आएगा 17वां, वहां जाकर यति लगती है और आपका शिखरणी छंद तैयार हो जाता है। अब हम मित्रों हरिगीतिका छंद की बात करते हैं, जो मात्रिक छंद है। हमने देखा कि छंद 2 प्रकार के हैं, वर्णिक और मात्रिक। मात्रिक छंदों के केंद्र में मात्राएं होती हैं और वहाँ भी यति होती है, लघु गुरु के निशान लगाए जाते हैं। ये 28 मात्राओं का छंद है और इस 28 मात्रा में 12वें और 16वें पर यति लगती है। इसमें एक बहुत महत्व की बात है कि यदि आप भूल जाते हैं कि कितने मात्राओं का छंद है तो आप इस छंद को ही 4 बार लिखिए। हरिगीतिका, 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 इसको 4 बार लिखिए
और गिन लीजिए लघु गुरु करके, और जो मात्राएं बनती हैं वो 28 होती हैं। इसका मतलब आपको यदि कोई उदाहरण याद नहीं आता तो आपके पास ये मास्टर की है कि आप उसको आराम से लिख लीजिए, हरिगीतिका 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 हरिगीतिका, तो आपका एक छंद बन जाता है। और वो छंद है मात्रिक छंद हरिगीतिका, जिसमें 28 मात्रा है और 12-16 पर यति लगती है। अंत में लघु गुरु आता है। हमने जैसा कि आपको कहा कि छंदों के कुछ बहुत ही कठिन नियम है। बीच में अंत में गुरु नहीं आना चाहिए, लघु नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ छंदों की शुभ और अशुभ बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हम आगे देखते हैं अगला छंद, मात्रिक दोहा छंद। मित्रों, दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप याद रखें कि चरण तो 4 होते हैं, लेकिन लिखे 2 तरह से जाते हैं। यहाँ आपके सामने चारों चरण अलग करके बताए हैं। ज़्यादातर लोगों को हनुमान चालीसा याद होती है, इसलिए हमने उदाहरण हनुमान चालीसा से लिया है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। अब पहला चरण कौन सा है? श्री गुरु चरण सरोज रज। उसको आप गिनेंगे तो गुरु लघु इस तरह से आप गिन के 13 मात्राएं। फिर निज मन मुकुर सुधार, वहाँ आप गिनिएगा तो 11 मात्राएं होती हैं। फिर उसके बाद यानी बरनऊ रघुवर विमल जस, यानी पहला और तीसरा कौन सा हुआ? श्री गुरु चरण सरोज रज, और तीसरा हुआ बरनऊ रघुवर विमल जस, यानी वो दोनों 13। और निजमन मुकुर सुधार और जो दायक फलचार, ये 11-11 मात्रा का है। तो अब हम अगला छंद देखेंगे। ये बहुत महत्व का छंद है, सोरठा। ज़्यादातर हम परीक्षा के समय में इस बात को आपको याद दिलाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि खाली जगह उल्टे सोरठा, तो दोहा उल्टे सोरठा, यानी जो नियम दोहे का है उससे बिल्कुल विपरीत सोरठा का नियम है। और वो सोरठा का नियम है कि सोरठे के विषम चरणों में, यानी कि पहले और तीसरे में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा कि इसमें जगण नहीं आना चाहिए। और उसका एक उदाहरण एक ही पंक्ति में दिया है। ये भी रामचरितमानस की तुलसीदास की रचना है। जही सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिवर बदन। अगला हम देखते हैं। अब हम अलंकार की तरफ जाएंगे। मित्रों, जीवन में अलंकार बहुत ज़रूरी है। हम श्रृंगार के अंदर अलंकारों का एक खास महत्व है। अलंकार युक्त कविता, और जैसा कि केशव ने मध्यकाल में कहा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनन विराजई कविता वनिता मित्र। तो भूषण के बिना कविता वनिता और मित्र अच्छे नहीं दिखते। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि भूषण का बोझ इतना नहीं होना चाहिए कि भूषण के बोझ से हमारा अपना सौंदर्य नष्ट हो जाए। इसका मतलब है कि जैसा कि बहन ने अभी काव्य में हमें लक्षणा, व्यंजना और अभिधा बताया और काव्य में अर्थ की महिमा बताई, तो ये याद रखिएगा कि इतने सारे अलंकारों का उपयोग नहीं होना चाहिए कि काव्य का असली जो अर्थ है, जो मर्म है, वो नष्ट हो जाए। तो हमें अलंकारों का सामान्य सा उतना ही महत्व उपयोग करना चाहिए कि जितना कि हमारे सामने काव्य के लिए उपयोगी हो। तो हम एक छंद का एक अलंकार का उदाहरण देखते हैं। अनुप्रास अलंकार। अलंकार के भेद आप देख लीजिए बहुत ही संक्षिप्त में। 3 ही अलंकार के 3 प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार उसे कहते हैं जो शब्द पर आधारित होता है, और यदि शब्द को हटा लें तो शब्द का अर्थ यानी काव्य का अर्थ बदल जाता है। अर्थालंकार ये होता है कि जिसमें अर्थ महत्व का होता है, वहाँ शब्द का यदि पर्याय भी रख दिया जाए तो उसके अर्थ में, उसके काव्य की शोभा में कोई परिवर्तन नहीं आता। उभयालंकार ऐसा होता है जिसमें एक ही छंद में एक से अधिक अलंकार हो। याद रखिए, उभयालंकार में हो सकता है कि 2 शब्द अलंकार हो सकता है 2 अर्थालंकार और हो सकता है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार हो। नैना बेन, आज हमने देखा कि
कि हमारे पास समय की सीमा थी, इसलिए हम अलंकारों पर बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं जा पाए। लेकिन शब्द शक्ति के साथ हमने जो अलंकार और छंदों को जोड़ा, उससे हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि शब्दार्थों सहितो काव्य कहकर हम जब ये बात कहते हैं कि शब्द और अर्थ से युक्त कविता क्या है, तो शब्द और अर्थ दो। तो शब्द और अर्थ हमें कहाँ से मिलते हैं? तो शब्द शक्ति से मिलते हैं। शब्द की शक्ति को पहचानने से हमें उसका अभिधात्मक अर्थ भी मिलता है, लक्षणात्मक अर्थ भी मिलता है, और काव्य की व्यंजना भी मिलती है। काव्य की व्यंजना के लिए या भाव अभिप्रेत करने के लिए, बिल्कुल, जब हम अभिव्यक्ति के स्तर पर शब्द को देखते हैं तो वहाँ लय और गति के लिए हम छंद को जोड़ते हैं। हाँ, और तभी वो संगीतात्मक और कर्णपटल पर सुमधुर लगता है। सही बात है। इसीलिए छंद का भी उतना ही महत्व है शब्द के साथ। और अलंकार के बिना जैसे एक स्त्री अधूरी है, जैसे उसका सौंदर्य केवल उसके आभूषणों से है, वैसे कविता के भावों को मढ़ने के लिए, गूंथने के लिए अलंकार भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी चर्चा थोड़ी कम हुई, लेकिन विद्यार्थियों को आनंद आया होगा। और अब हम यहाँ से आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।